आप लोगों का यूजीसी नेट पेपर 2 दैट इज़ हिस्ट्री। जैसा मुझे पता चला है कि 25 जून को सेकेंड शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है। एंड अभी आपके पास मेरे ख्याल से 5 to 6 डेज़ ही हैं इस एग्ज़ाम में। एंड मोस्ट ऑफ़ यू हैव स्टडीड कि क्या क्या पढ़ना है। अब अभी आपका रिविज़न चल रहा होगा, और जो नए भी हैं तो आज का वीडियो फिर उनके लिए है कि एटलीस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप कवर कर सकते हैं फॉर दिस अटेम्प्ट। एंड अगर आपको दिसंबर में देना है सो वेल एंड गुड, थोड़ा और डेप्थ में जाइएगा। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज एंशंट और मेडिवल का तो आई गेस आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल मैं मॉडर्न का बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखिए, एंशंट और मेडिवल में आपको और मॉडर्न में भी आपको क्रोनोलॉजी को इम्पोर्टेंस देनी ही है, बिकॉज़ क्रोनोलॉजी पे वो फोकस कर रहे हैं। मैं ये क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ कि किंग्स का क्या समय था, किसके बाद कौन आया, नहीं। हर पर्टिकुलर किंग या डायनेस्टी के अंदर किसने काम किया है, क्या क्रोनोलॉजिकली काम हुआ है, वो एक प्राइम है ही इम्पोर्टेंस ना। क्योंकि दिसंबर 26 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे और ये वेरिएशन बदलता रहता है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जून के में मुझे लगता है कि एंशिएंट के क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे। तो एंशिएंट को थोड़ा आप फोकस पे करके रखें, तो ऐसा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न थोड़ा चलता रहता है। ओके, सो मॉडर्न इंडिया के मैं जल्दी से टॉपिक्स कवर करती हूँ। अगेन क्रोनोलॉजी आपको करना ही है। क्रोनोलॉजी किसकी? आप गवर्नर जनरल्स की कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है वो। देन वॉर्स जो हुए, इनिशियल वॉर्स हुए हैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों से उन्होंने लड़े हैं, जैसे अफ़गानिस्तान वॉर, नेपाल वॉर, देन प्लासी हो गया, बक्सर हो गया। एंड ऑल्सो जितने भी वॉर्स हुए हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी कर लीजिए, वो पूछते हैं। देन इन सब का आना, गवर्नर्स कैसे आए, एंड साथ ही में ब्रिटिशर्स, इंग्लिश, पोर्तुगीज़, इन सब का आने की क्रोनोलॉजी हो गई आपकी, डच, इंग्लिश की। देन वॉर्स हो गए, ऑल द कर्नाटिक वॉर्स एंड आपके फ्रेंच वॉर्स, सारे ये सब इसमें आ जाएंगे। तो क्रोनोलॉजी इसकी आप करके रहिए। एंड उसके बाद में आ गया आपका आई वुड से क्रोनोलॉजी में आप जितने भी एक्ट्स आए हैं उसकी क्रोनोलॉजी भी रट लीजिए, बिकॉज़ इस पे भी 1 या 2 से क्वेश्चन आते हैं। एक्ट आई मीन टू से कि जितने भी एक्ट्स आए हैं वो सारे आपको एक एक रटे होने चाहिए। मॉडर्न इंडिया के जो भी एक्ट्स शुरू से बनना स्टार्ट हुए हैं, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट से जो क्रोनोलॉजी है वो स्टार्ट हुई है, वो उस पर आप ध्यान रखिए कि कैसे कैसे वो गए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स, और ये सब की एक क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। देन क्रोनोलॉजी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट्स की, ठीक है। में कॉलेज मिनट कब हुआ, उसके बाद में हंटर कमीशन कब बना, सैडलर एंड ऑल ऑफ दोज, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन के साथ आपका प्रेस की भी एक क्रोनोलॉजी है, प्रेस एक्ट्स के लिए भी एक क्रोनोलॉजी है वो वाले चैप्टर की। एटलीस्ट अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है तो क्रोनोलॉजी कर लीजिए, और डिटेल्स पता कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब यूजीसी का जो पैटर्न है पूरा डिटेल पे शिफ्ट हो गया है। सो क्या होता है, जो भी वो लोग आजकल क्वेश्चंस दे रहे हैं उसमें अगर वो किसी एक एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मेजर क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे, एक तो क्रोनोलॉजी वाले रहेंगे और दूसरे रहेंगे कि 1 2 3 या ABCDE स्टेटमेंट करके उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए इस एक चीज़ के बारे में। एंड अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो ही आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो देयर विल बी ऑप्शंस लाइक 1 2 3, 1 2 3 4, 4 5 6। तो इसमें अगर आप सोचें कि आप ये सब लगा ले, कौन सी कोई भी टेक्निक्स होती हैं कि ऑड वन आउट, ये कर ले वो कर ले, वो सब काम नहीं करेगा जब तक आपको डेप्थ में इसके बारे में पता ना हो। तो वो डेप्थ ज़रूरी है फ़िलहाल।
खैर क्रोनोलॉजी पर वापस आ जाती हूँ। देन उसके बाद में आपके जितने भी इरिगेशन को लेकर कोई एक्ट्स बने हैं या कमिटीज़ बनी हैं, फेमीन कमीशंस बनी हैं, ठीक है, फेमीन कमीशन या इरिगेशन के लिए, तो ये सब याद रहना चाहिए। आर्मी पुलिस एक्ट्स, इसकी क्रोनोलॉजी को याद रखें कि क्या हुआ था, क्या है, ठीक है। देन आपके जुडिशियल सिस्टम, और तो ये क्रोनोलॉजी तो आप रख लीजिए। एंड देन वी हैव द रेवेन्यू पॉलिसीज़। रेवेन्यू पॉलिसीज़ रैयतवाड़ी महलवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी महलवाड़ी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, इसका पता होना चाहिए क्या क्या डिटेलिंग है। एंड अगर मैं इसका मेजर सोर्स बोलूँ तो ये पूछते हैं शेखर बंदोपाध्याय से। लाइक एवरी टाइम आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो इफ़ यू हैव टाइम एनर्जी तो आप इसको पढ़िए, नहीं तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी जान लो तो भी आप निकाल सकते हो। देन वी हैव फिर डिटेल्स तो आपको पता ही होनी चाहिए हर चीज़ की और इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, ये सब पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं 1857 रिवोल्ट, इसका आइडिया होना चाहिए। बेसिकली 1857 रिवोल्ट में आप फोकस करिएगा कि कौन कौन लीडर्स थे और किस जगह से थे, प्लेसेस से। ये कभी मैच द कॉलम्स वगैरह में आ जाता है। एंड ऑल्सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं उसके बाद में। ओके, क्रोनोलॉजी मुझे जैसे याद आएगी मैं बताती जाऊँगी। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा जितनी भी हुई हैं, कि क्या क्या एक्ट्स आए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, सिविल सर्विसेज एक्ट और ये सब। देन मतलब सिविल सर्विसेज का क्या डेवलपमेंट रहा है, सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, एटिसन कमेटी, हाँ, मोनफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सब हो गया, ली कमीशन, ठीक है। देन आपको एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी का फेवरेट है, कमिटीज़ एंड कमीशंस। आई डो नॉट नो मेरे पेन को क्या हो गया, अगर कुछ दिनों में ये कर सको तो कर लेना। कमिटीज़ एंड कमीशंस जितने भी मॉडर्न इंडिया में रहे हैं, एक गो थ्रू देम, क्या क्या हैं फ़िलहाल के लिए। एंड वी हैव ओके, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का आइडिया आपको होना चाहिए, कौन कौन थे, किसने क्या किया है, उसकी भी क्रोनोलॉजी याद रखना। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, अब इसमें आप कहोगे इसमें क्या क्रोनोलॉजी है, अरे जो भी इंस्टीट्यूशंस जिस समय में जिन लोगों ने डेवलप करे हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है। लाइक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में राजा राम मोहन रॉय के इंस्टीट्यूशंस पहले डेवलप हुए हैं, केशव चंद्र सेन के बाद में हुए हैं। तो ये भी एक क्रोनोलॉजी है, और वो लोग कहाँ कहाँ बिलोंग करते थे, क्या पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनका क्या टाइम था, ये याद। अगर आपको डेट्स याद नहीं भी हो दैन एटलीस्ट क्रोनोलॉजी इसकी याद रखना, क्योंकि मेजर फोकस उनका क्रोनोलॉजी पर रहेगा। देन लाइक विवेकानंद पर, ठीक है, सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब का क्या क्या हुआ। एंड देन राणे डे फेवरेट हैं यूजीसी नेट के। वी हैव पंडिता रमाबाई, ये लोग भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, ज्योतिबा फुले यूजीसी नेट का। देन उसके बाद क्रोनोलॉजी में आप मैंने वॉर्स बताए थे, तो वॉर्स जो कि ब्रिटिश वॉर्स थे वो, एंड साथ में जैसे ट्राइबल वॉर्स हुए हैं वो याद रखना, या ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत हुए उनकी भी क्रोनोलॉजी, भील, कोल अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन, ये सब कब हुए, रंपा रिबेलियन, मुंडा, इनकी डिटेल। तो थोड़ा ये पेजेंट मूवमेंट्स आप देख सकते हो, ट्राइबल के साथ पेजेंट। आई डो नॉट नो मेरे पेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, सो बेयर विथ इट। पेजेंट रिवोल्ट्स हो गए, पेजेंट मूवमेंट्स, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा पेजेंट स्ट्रगल, बारदोली मूवमेंट, ये सब का एक टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, एंड यू शुड नो द एरियाज ऑफ देम। कमिंग टू द
रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज़म, तो नेशनलिज़म के बारे में तो एक पता, बेसिक टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कहाँ से गांधी जी का आगमन होता है और कहाँ पे फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिलती है. सो उसकी भी एक टाइमलाइन होनी चाहिए आपको याद. सूरत स्प्लिट हुआ, क्या डेट था, कौन कौन लोग डिवाइडेड थे, उस पर भी क्वेश्चन ये लोग घुमा के पूछते हैं. अगर बेसिक डिटेलिंग भी पता है देन यू कैन आंसर इट. उसके बाद में क्रोनोलॉजी ऑफ जो भी आपके रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है. आई मीन टू से जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स, टेररिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं ना, एंड एक्टिविटीज़ जो चल रही थी महाराष्ट्र सूर्य सेन की, देन सुभाष चंद्र बोस इधर जा रहे थे, उनका नेवी का फॉर्मेशन, आर्मी, कोमागाता मारू इंसिडेंट, ऑल ऑफ दीज आउटसाइड इंडिया क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी. सो इसकी एक क्रोनोलॉजी कर लेना. एंड बंगाल का पार्टीशन वगैरह तो पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग वगैरह कब बना. देन इससे मुझे याद आया कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कांग्रेस कब बनी, कांग्रेस के पहले कितनी और भी इंस्टीट्यूशन जैसे बने हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग का कब फॉर्मेशन हुआ, एंड और भी कौन कौन सी पार्टीज़ बनी हैं, वो सब का क्या टाइमलाइन था. देन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में आप कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को भी जोड़ लेना कि इनके क्या क्या इंसिडेंसेस वगैरह हुए हैं, ठीक है. कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन से इंसिडेंसेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है वो सब. देन वी हैव गांधी जी. गांधी जी के पूरे क्रोनोलॉजी होना चाहिए रटी हुई, या आपको शॉर्ट नोट्स में कहीं पे भी इंटरनेट में मिल जाएगा. यू विल हैव चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये कब हुआ है, ठीक है. 1917, 1918, 18 में जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑल ऑफ दिस यू शुड नो. क्रोनोलॉजी अब कांग्रेस की मीटिंग्स की ये भी पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि इनको हेड किसने किया है, ये पता होना चाहिए. अच्छा, प्रेस में प्रेस के लॉज के साथ साथ यू शुड ऑल्सो नो कि कौन सी प्रेस कब जनरेट हुई. जैसे काफ़ी बार उन्होंने पूछा है द टाइम्स ऑफ इंडिया किससे मिलके बना है, एंड जो भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनकी क्या क्रोनोलॉजी हुई है, वो कैसे बने हैं और किसने बनाए हैं. तो ये भी प्रेस में डिटेल याद रखना, देख सको तो देख लेना, ठीक है. एंड कांग्रेस की मीटिंग्स यानी जो भी सेशंस हुए हैं, प्लस मुस्लिम लीग के सेशंस भी थोड़ा ध्यान में देना, ठीक है. ये भी पूछते हैं. देन CDM, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये सब पता होना चाहिए. गांधी इरविन पैक्ट, ये सब तो डिटेल्स हैं. कम्युनल अवार्ड हो गया, ये सब आपने पढ़ ही लिया होगा. देन वी हैव द डिमांड फॉर पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की डिमांड पे ऑफ कोर्स क्वेश्चन रहेगा कि पाकिस्तान शब्द का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, कैसे वो डिमांड धीरे 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 बढ़ के फाइनली पार्टीशन हुआ. तो ये भी एक क्रोनोलॉजी है, एक क्वेश्चन आप मान के रखिए इस पे आएगा, ठीक है. उसके बाद आई हैव टोल्ड द एक्ट्स में मतलब वही सब मॉडल रिफॉर्म्स, इसमें क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सारे एक्ट सबकी क्रोनोलॉजी हो गई थी. देन INA का फॉर्मेशन, आई थिंक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आप देख सकते हो, आर्मी में आप देख लीजिएगा, एक्ट्स हो गए. देन INA का फॉर्मेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. आज़ाद हिंद फौज से लेके INA ट्रायल्स जो हुए, रिबेलियन. देन उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्स आए हैं, इसका भी पता होना चाहिए, जैसे कि सॉरी नॉट एक्ट, पैक्ट, राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1945 का. देन वी हैव देसाई लियाकत पैक्ट, इसका क्या टाइमलाइन था टिल द इंडिपेंडेंस. नाउ ये सब तो हो गया, ठीक ना. एक्स्ट्रा और क्या चीज़ें हैं जो आप UGC आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा वो पूछते हैं. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि क्योंकि हमारे दिसंबर में नहीं पूछा था बट मुझे लगता है कि अभी वो पूछ सकते हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. ये मतलब ऐसा है कि ये हर 1 या 2 अटेम्प्ट छोड़ के ये लोग एक एग्ज़ाम में पूछते हैं और घुमाते हैं हिस्ट्री के.
दिसंबर में नहीं आया था बट मैं पढ़ के गई थी, पर उसके पहले अटेम्प्ट में आया था और अभी चांसेस हैं कि इस पे आए। तो इफ़ यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम सिनेमा देन डोंट लीव इट, सिनेमा को आप कर लो। स्पेशली इसमें मैच द कॉलम वगैरह दे देते हैं, 3-4 क्वेश्चंस इसमें दे ही देते हैं कि किसने कौन सी मूवी बनाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये हो गया। देन आर्ट, पेंटिंग, ठीक है, ये मॉडर्न आर्ट की बात कर रही हूँ मैं कि इसका क्या डेवलपमेंट था, ये भी पूछते हैं। फ्रॉम अवनींद्रनाथ टैगोर से लेके नंदलाल बोस और ये सब जो हो गए, ये इसमें आ जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन और इसकी डिटेल्स, लाइक फ्लैग किसने डिज़ाइन किया, कब पहली मीटिंग हुई, कौन पहले स्पीकर थे। थोड़ा सा पॉलिटिकल है बट ये आ जाता है कौन से एक्ट में क्या हुआ। ऑफ कोर्स तो पॉलिटिकल एक्ट्स भी पूछते हैं, इसको भी याद रखिएगा। 1-2 बार उन्होंने पूछा है, लाइक 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये थोड़ा पॉलिटिक्स का पार्ट है बट ये आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड ये हो गया। आई थिंक मॉडर्न इंडिया में इतना काफ़ी है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज़ इतना तो आएगा ही आएगा, कंफर्म कर लीजिए कि मतलब ये टॉपिक्स आप लास्ट टाइम एक बार रिवाइज कर लें। मेडिवल की अगर मैं बात करूँ, छोटे में बताऊँ, मेडिवल इंडिया, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगी, मेडिवल और एंशिएंट मैं साथ में बताऊँगी। ये ना पूरा मतलब आप सिलेबस से ही अपना पढ़ के दे सकते, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेडिवल में भी आपका मेजर फोकस होना चाहिए पॉलिटिक्स पर, लाइक हर डायनेस्टी वगैरह, हर जो किंग्स आए हैं, सल्तनत अगर अलग है, मुगल्स अलग हैं, तो उनके पॉलिटिकल टर्म्स क्या रहे हैं, सो टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है, कैसे पोस्ट इमर्ज हुए हैं, कैसे वो चेंज हुआ है, तो उनकी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। दूसरा, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट रूलर्स, लाइक अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, मार्केट रिफॉर्म्स हो गए, आपके अकबर की इम्पॉर्टेंट सारे काम आपको याद होना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट रूलर्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स, अकबर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, ये जिनके बहुत मेजर काम थे, इनको याद रखना। एंशिएंट में आपके अशोक हो गए, मौर्य किंग्स हो गए, समुद्रगुप्त हो गया, ऑल ऑफ दीज किंग्स, इन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड एंशिएंट में यू शुड फोकस ऑन की जो भी एजेस हुई हैं, लाइक आपका पेलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एज, इनका क्या डेवलपमेंट रहा है। ऋग्वेदिक एज में कैसे इंस्टीट्यूशंस थे, लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग कैसे चेंज हुए हैं। सो अगेन इसकी भी पॉलिटिक्स पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा कि इनकी क्या पॉलिटिक्स थी, मौर्याज, शुंगास, गुप्ताज, हर्षवर्धन की डायनेस्टी। एंड उसके बाद में वॉर्स क्या हुए, एंशिएंट की अलग वॉर्स की क्रोनोलॉजी को आप दिमाग में रखें एंड मेडिवल के वॉर्स की क्रोनोलॉजी को अलग रखें। एंड इसमें क्रोनोलॉजी का जो डिफरेंस है मेडिवल में, उसमें आप ये याद रखें, जैसे आप इम्पॉर्टेंट किंग्स कर रहे हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं, तो उसके जो वॉर्स हुए हैं नॉर्थ में क्या अलग रहे हैं और साउथ में क्या अलग रहा है, और क्या डेट रही है, दैट यू शुड नो, क्योंकि ये भी जमाने आता है। तो वॉर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, देन पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट है, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट आई वुड टेल कि आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें भी और एंशिएंट में भी आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आर्ट एंड क्राफ्ट पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपका एंशिएंट में स्कल्पचर्स का डेवलपमेंट हुआ, लाइक मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन टेम्पल्स का डेवलपमेंट क्या है, कहाँ से इनका डेवलपमेंट चालू होता है, पल्लवास से, ठीक है। सो द नागर शैली, द्रविड़, वेसर, और इसके मेजर टेम्पल्स कौन से हैं। और एंशिएंट मेडिवल के बीच में जो राजपूत आते हैं उसमें कौन सी डायनेस्टी कहाँ की थी,
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कौन जीता, बस यही इम्पॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार। एंड देन मेडिवल में आर्ट एंड क्राफ्ट, मुगल्स का अलग रहा है, सल्तनत का अलग रहा है, कैसा डेवलपमेंट था उसको याद रखना है। सो इतना आप आई थिंक सफिशेंट होगा। और अभी 5 days में ट्राई टू जस्ट रिवाइज करिए आप इसको, एंड पेपर आराम से दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना। कोशिश करिए कि अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ तो कोशिश आप कर सकते हैं कि जो लोग फर्स्ट टाइमर है, चलो उनको मैं बता देती हूँ, आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 पहले ही समय में खुल जाएगा, आपको ये पूरा 3 hours में देना है। फाइन। सो 3 hours में आपको 1 घंटा आप पेपर 1 दे, 2 घंटे पेपर 2 दे, ऐसा आप कर सकते हैं मैनेज। मेरी स्ट्रैटेजी मैं बताती हूँ, मैंने किया था क्योंकि आई वॉज गुड इन पैसेजेस, तो मैंने सबसे पहले पेपर 1 का पैसेज निकाल के कर लिया, उसके 5 questions, एंड देन पेपर 2 में 2 passages आते हैं। ठीक है, पेपर 1 में यू विल हैव 1 passage, पेपर 2 विल हैव 2 passages, एंड ये रहेंगे एंड में। ठीक है, सो इसमें 5 questions मतलब 10 questions हो गए और इसमें हो गया 5 questions। ठीक है, दैट आई ट्राई टू डू इन दैट 1 hour। और जो भी पेपर 1 का फिर मुझे लगता था DI कर लिया मैंने, फिर उसके बाद में तो मेरे ऐसे 10 questions हो गए पेपर 1 में। उसके बाद में मैं पेपर 1 के 1-liner questions ये वो ख़त्म करती थी, एंड देन आई वुड शिफ्ट टू पेपर 2। पेपर 2 में अब पेपर 2 बहुत बड़ा होता है, कोशिश करें कि आपके पास मैक्सिमम आर पेपर 2 पढ़ने को, क्योंकि आप हिस्ट्री वाले हैं तो ये इसको हल्के मत लेना, काफ़ी लोगों का पेपर छूट जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए, एंड टाइमर चलता जाता है। ठीक है, पैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन क्वेश्चंस भी आपको लगेंगे कि पैसेजेस जैसे लंबे दे दिए। तो इस पे सबसे पहले ध्यान रखिए कि 1-liner ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि अगर वो आपको आ रहे हैं तो आप जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। एंड देन रीडिंग वाले करिए, आपको दिखने में बड़े लगेंगे बट बिग क्वेश्चंस जो कि लंबे लंबे हों वो बहुत ईजी होंगे। ऐसे करके यू हैव टू ट्राई कि आपके मैक्सिमम जो भी लाइक 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में हैं, एंड पेपर 1 विल हैव 50 क्वेश्चंस। कोशिश करना कि इन 3 घंटों में ये 150 क्वेश्चंस आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, एंड बाकी पेपर अच्छा जाएगा। बी हैप्पी, आप JRF कर लेंगे क्रैक। ठीक है, सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कूल माइंड से दीजिएगा, एंड इट इज़ वेरी डूएबल। लाइक फर्स्ट टाइमर भी क्रैक कर सकते हैं, और अगर आपको पहले एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हैं, मतलब आपको तो पता ही है। सो आई होप आपका अच्छा जाए पेपर, आप लोग अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।